हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। क्लास 12th हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि बच्चों इसमें 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाया गया था। यह झील गुजरात के गिरनार पर्वत जूनागढ़ के पास स्थित है। यह झील टूटने या खराब होने के बाद गुप्त वंश के कुछ राजाओं ने और कुछ अन्य राजाओं ने इसका मरम्मत करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, नैनार लोग कौन थे। नैनार दक्षिण भारत के शैव भक्ति आंदोलन के महान संत और भक्त कवि थे। कहने का मतलब ये बच्चे कि ये जो कवि थे, ये जो संत थे, शिव की भक्ति करने वाले थे। ठीक है, शिव की आराधना करने वाले थे, यानी कि भगवान शिव का। इन लोगों ने भगवान शिव की भक्ति की है। ठीक है, और इनके भक्ति को फैलाने का काम किए जन जन तक। नैनारों का समय 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। यह आंदोलन मुख्य रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में हुआ था। ठीक बच्चे, उन्होंने जाति व्यवस्था और उच्च नीच के भेदभाव का विरोध किया। इनका संदेश था भगवान तक पहुँचने का मात्र एक ही रास्ता है। ठीक बच्चे, इनका कहना था, इनका संदेश था भगवान तक पहुंचने का मात्र एक ही रास्ता है, भक्ति। ठीक है, न कि यज्ञ और न ही वेद पाठ। उन्होंने तमिल भाषा में भक्ति गीत भी लिखे, जिससे कि आम जनता उन्हें समझ सके। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी योजनाबद्ध नगर निर्माण, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था, अनाज भंडार, कारीगरी और व्यापार की उन्नत व्यवस्था। ये सभी बच्चे होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन कैसा था। तो बच्चों मैं बता दूं, वे सब प्रकृति को पूजा करते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते थे। वृक्ष जल को पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है, समाज में समानता की भावना जगाना, ईश्वर की एकता, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से जातिवाद को खत्म करना, यानी कि उसका विरोध करना, और नैतिक जीवन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये सभी बच्चे भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी आंदोलन की विशेषता बताएं। ठीक है, प्रेम, भाईचारा, मानवता, ईश्वर की एकता और धर्मों के बीच सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, कहने का मतलब है बच्चे कि सूफी आंदोलन के जो भी संत थे, वे भाईचारा, मानवता, ईश्वर की एकता और धर्मों के बीच सहिष्णुता सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय की प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। उन्होंने राज्य का विस्तार किया, कला साहित्य का संरक्षण किया, यानी कि बच्चे उस टाइम पे जो भी कला कर रहे थे, वो संगीत हो, नृत्य हो, सबका संरक्षण करते थे। ठीक है, और अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या था। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में लागू की गई। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी। कहने का मतलब बच्चे ये एक कानून था। ठीक है, और इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और उन्हें किसानों से निश्चित लगान वसूलकर कंपनी को अस्थायी राशि देने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और याद रखो बच्चे, इस व्यवस्था के तहत छोटे जो किसान थे उनका बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, इस राजस्व राशि में भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जानी थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण लिखे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। तो बच्चों 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण, तो बच्चे मिस प्रिंट है। ठीक है, प्रश्न लिखा गया, आपको उत्तर है। राजनीतिक कारण, अंग्रेजों की लैप्स की नीति से भारतीय रियासतें जब्त की गई, जैसे झांसी और सतारा। सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय परंपराओं में दखल से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ठीक है, आहत हुई। कहने का मतलब बच्चे कि अंग्रेज जबरी सबसे ईसाई धर्म में परिवर्तन करने लगे। ठीक है, भारतीयों का, और उनके परंपराओं में और भारतीयों के परंपराओं में, यानी कि हिंदू मुस्लिम के परंपराओं में दखल देने लगे। ये भी कारण था। सैनिक कारण यहाँ पे है, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव,
कम वेतन और चर्बी वाले कारतूस प्रकरण ने क्रांति की चिंगारी भड़काई। कहने का मतलब है बच्चे कि जो सैनिक, जो भारत के लोग थे, जो सैनिक में भर्ती थे अंग्रेजों के साथ के सैनिक में, उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कम वेतन हो गया और उनके साथ क्या बोलते हैं, ओहदे में भेदभाव, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको बड़ा पद, जो भारतीय थे उनको छोटा पद, और वेतन में भी कमी था। ठीक है, यहाँ तक कि खाना पीना भी बहुत, उसमें भी भिन्नताएं थी, यानी कि अंग्रेजों को अच्छे क्वालिटी का और भारतीयों को निम्न क्वालिटी का। ठीक है, और चर्बी का मतलब है कि गाय और सुअर के चर्बी के का कारतूस लोग बनाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा तत्कालीकरण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का विद्रोह, 10 मई को मेरठ में क्रांति की शुरुआत। तो बच्चों ये जो चर्बी वाला जो मैटर है, ठीक है, ये जो मैटर था मंगल पांडे जी को पता चल गया था। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन बच्चे, भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है? तो भारतीय संविधान के केंद्रीय राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को बच्चे कार्य क्षेत्र तथा अधिकारों से संबंधित 4 सूचियां बनाई गई हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवस्थित सूची। ठीक बच्चे, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, और समवर्ती सूची में बच्चे दोनों कानून बनाते हैं, यानी कि संघ सूची और राज्य सूची, और वरीयता बच्चे दिया जाता है संघ सूची को। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विषय को संघ सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, यानी कि बच्चे केंद्र सरकार। ठीक है, यह संपूर्ण देश के लिए प्रभावी होता है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, जैसे हो गया रक्षा, विदेश मामले, ठीक है, युद्ध और शांति, जैसे में रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, ठीक है, युद्ध और शांति, रेल, बैंकिंग और मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी के सभी बच्चे विषयों पर मात्र कानून को बनाएगा संघ सूची, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखें। ठीक है, तो बच्चों यह लिखित संविधान है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा संविधान है। ठीक है, हमारे देश का है। धर्मनिरपेक्ष, संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक। ठीक है, और समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, शासन प्रणाली, ये सभी बच्चे हमारे संविधान के विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है बच्चे। जिस तरह से हर धर्म का अपना अपना एक ग्रंथ होता है, उस तरह से बौद्ध धर्म का भी एक अपना ग्रंथ है। ठीक है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, एक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर की क्या भूमिका है? ठीक है, क्या भूमिका थी? इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ये बहुत बड़े ज्ञाता थे कानून के, और सभी देशों के संविधान के कानून को पढ़े थे, और हमारे देश के संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, सामाजिक समानता और सभी वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किए। 1955-56 में जवाहरलाल नेहरू से लड़कर के हिंदू महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा कानून लाए। ठीक है, जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। इसमें 4 प्रकार के बच्चे दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट कानून दिया गया है 4 प्रकार के, हिंदू सेक्शन एक्ट, ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। यानी कि बच्चे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी जाति के नाम से निंदा नहीं कर सकता है, उसे नीचा नहीं दिखा सकता है। ठीक है, और हिंदू एडॉप्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी अनाथ बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हो। एडॉप्ट का मतलब होता है कि मतलब उसे गोद ले सकते हो, उसका पालन पोषण कर सकते हो। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसका मतलब होता है बच्चे कि कोई भी औरत, कोई भी स्त्री अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदार हो सकती है। ठीक है, और हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब होता है बच्चे कि इसमें कोई भी औरतें अपनी स्वेच्छा से, आज़ादी से शादी कर सकती हैं। ठीक है, और उन्हें तलाक का भी इसी में अधिकार दिया गया है। तो ये सभी बच्चे विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इन सभी चीज़ों का योगदान डॉक्टर अम्बेडकर का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की 2 प्रमुख लिपियां थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जबकि खरोष्टी लिपि का उत्पत्ति यानी का प्रयोग, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत के गंधार क्षेत्रों में हुआ था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दोनों लिपियां बच्चे मौर्य काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, विशेष रूप से अशोक सम्राट के समय में। ठीक है,
ब्राह्मी लिपि के अक्षर गोलाकार और सरल होते थे, जबकि खरोष्टी लिपि के अक्षर कोणीय और तिरछे होते थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के आगे चल करके, यानी कि ब्राह्मी लिपि से आगे चल करके अन्य नया भारतीय लिपियों का उदय हुआ। ठीक है, भारतीय लिपियों का उदय हुआ, जबकि खरोष्टी लिपि कालांतर में लुप्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के 4 स्थल कौन से हैं? ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन बच्चे, 4 बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित थे? ठीक है, तो लुम्बिनी नेपाल में है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। बोध गया बिहार, यहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, यहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, यहीं उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चे कि शरीर को त्यागना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन क्या है? आंदोलन क्या है, इसका महत्व बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजित होने के बाद ब्रिटेन और मित्र राष्ट्र का मतलब होता है बच्चे कि कुछ देशों का समूह। ठीक है, जैसे इसमें हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, सोवियत संघ हो गया। ठीक है, फ्रांस शामिल थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मुख्य थे। ठीक है, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान भी शामिल हो गए। ठीक है, तो इन मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य की भूमि पर अरब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इससे तुर्की सुल्तान यानी कि खलीफा की शांति की शक्ति और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा। वह इस्लामी जगत का प्रधान होते थे। ठीक है, भारतीय मुसलमान अभी तक अंग्रेजों के समर्थक थे, परंतु खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से मुस्लिम उनके विरोध हो गए, इसलिए बच्चे उन्होंने उसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिए। ठीक है, इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी? तो बच्चों, ऋग्वैदिक काल में नारी की दशा एकदम सम्मानजनक थी। स्त्रियां शिक्षित थीं, वेदाध्ययन मतलब होता है कि वेद का अध्ययन कर सकती थी और यज्ञों में भाग लेती थी। ठीक है, उन्हें विवाह में स्वतंत्रता प्राप्त था। वे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में पुरुषों के साथ यानी समान भाग लेती थी। ठीक है, घोषा, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं नारी सम्मान के उदाहरण थी। कुल मिलाकर के नारी की जो बच्चे स्थिति था बहुत ही उच्च था। ठीक, मतलब सम्मानजनक था। वैदिक काल में नारी स्वतंत्र, शिक्षित और सम्मानित थी। न तो सती प्रथा था और न ही बाल विवाह और न विधवा पुनर्विवाह का मान्य था। यानी कि बच्चे जब ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल आते थे, ये सब खत्म हो गए। ठीक है, आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से अब क्या समझते हो? यानी कि इसका बच्चे शुद्ध नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, तो इससे क्या समझते हो? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नगर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे, पुरातत्व से आप क्या समझते हो? खुदाई के दौरान जो चीजें धरती से निकलती हैं, ठीक है, और उससे इतिहास के बारे में पता चलता है, तो बच्चे उसे ही पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे शिलालेख, पुराने सिक्के, अस्थियां, कब्र, जीवाश्म, बर्तन, ये सभी यदि निकलते हैं और उनसे इतिहास का पता चलता है, तो उसे ही बच्चे क्या कहते हैं? पुरातत्व। यानी कि बच्चे उन चीजों से इतिहास का पता चलना, ठीक है, पुरातत्व कहलाता है। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रणाली क्या थी? यानी कि बच्चे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन होने का क्या था, कैसे आप उसको बताओगे? ठीक है, उसी को कहा है विवेचना करें। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता नगर की नियोजन बहुत अच्छी थी। इसके प्रमुख कारण थे, ठीक है, नाले। नगर की योजना में नालों का बहुत बड़ा महत्व था। सड़क के किनारे नाले बने थे, जिससे बारिश का पानी आसानी से बाहर निकलता था। नालों की यह व्यवस्था बताती है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित नगर सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। भवन भी बच्चे पक्की ईंटों के बने थे, ठीक है, और बहुत सुंदर थे। इनकी बनावट से यह स्पष्ट होता है भवन हड़प्पा सभ्यता की जो भवनें होती थी बच्चे पक्के ईंटों से बनी थी, ठीक है, और बहुत सुंदर दिखाई देते थे। इनकी बनावट से यह स्पष्ट होता है कि यह एक व्यवस्थित नगर था। स्नानागार, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार था जहाँ कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। ठीक है, यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना था। ठीक बच्चे, यह भी नगर नियोजन की एक महत्व है। अन्नागार, हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अन्नागार मिले हैं जहाँ लोग अनाज रखते थे।
यह भी नगर नियोजन की एक विशेषता है। ठीक है। सड़कें, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों ओर चबूतरे थे जहां लोग आराम कर सकते थे। ठीक है बच्चे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यह भी एक नगर नियोजन होने का एक विशेषता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक धर्म से अब क्या समझते हैं? अशोक धर्म का मतलब होता है बच्चे कि प्रजा के लिए नैतिक और सामाजिक सुधार के लिए नियम। ठीक है। धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे का नुकसान न पहुंचाना। ठीक है। जीवों को नहीं मारना। आदर, हर धर्म का, हर विचार का सम्मान करना। नैतिकता क्या कहता है? अच्छा विचार रखना, व्यवहार करना, अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीना। ठीक है। सत्य बोलना मतलब हमेशा सच बोलने की कोशिश करना और ईमानदार बनना। ये सभी के सभी बच्चे अशोक के धर्म थे। ठीक है। धर्म के नियम थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र इस प्रकार हैं। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ऐसे तो बच्चे बहुत सारे नाम है, लेकिन हमको पूछा 4 ठो, तो 4 नाम बताएंगे। ठीक है। गोधरा कांड क्या था? अगला क्वेश्चन, यह घटना गुजरात में 27 फरवरी 2002 में हुआ था। अयोध्या से आ रही राम भक्तों की ट्रेन में आग लग गया अचानक। ठीक बच्चे। जिसकी वजह से 58 लोग मारे गए थे। गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद यह खबर फैल गई पूरे गुजरात में। तो बच्चों सांप्रदायिकता माहौल बन गया, यानी कि दंगे भड़क गए। ठीक है। और लोगों को ऐसा लगा कि ये मुसलमानों ने किया है, और ये बच्चे जो दंगा था हिंदू मुस्लिम में हो गया। ठीक है। जिससे कि बच्चे बहुत हिंसा हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। ठीक है। कई दुकानें, धार्मिक स्थल जलाए गए। ठीक है। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, विस्थापन की घटनाएं सामने आई। और युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन का बच्चे जीवन पूरी तरह से बदल गया। युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने हिंसा छोड़ करके अहिंसा को अपनाया। ठीक है। मांसाहार छोड़ दिए, शिकार करना छोड़ दिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है। और इसे राजधर्म घोषित कर दिया। उन्होंने युद्ध के बजाय धर्म का अपनाया। ठीक है। और प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। ठीक है। और कह रहा है बच्चे, बौद्ध धर्म के प्रचार में उन्होंने पूरी तरह से योगदान दिया। और बच्चों बता दें हम कि बुद्ध भगवान के 84,000 ठीक है मूर्तियाँ अशोक सम्राट नहीं बनवाए थे। ठीक है। विदेशों में जाकर के देश विदेश में प्रचार किए। अशोक ने प्रजा की देखभाल करना शुरू किया और जनहित में कई कार्य किए। ठीक है। जिसे कि वे न्यायप्रिय कहलाए। ठीक है। न्यायप्रिय शासक कहलाए। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था जिसे सेलुकस ने भारत भेजा था। तो बच्चों क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस का। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसके दरबार में आया था? तो अब क्या बताओगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा और अनुभवों को इंडिका नामक पुस्तक में लिखता था। ठीक है। तो इस पुस्तक से बच्चे क्या जानकारी मिलता है कि भारत के भौगोलिक, पर्यावरण, भारतीय समाज, धर्म, राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। मतलब उसने दी थी इतनी सारी जानकारी। उसने भारतीय जीवन को कई विशेषताओं का विस्तार से बताया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों जो भी राजा थे, ठीक है, प्राचीन समय में, वे अपनी घटनाएं, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी, ठीक है, वे उन अभिलेखों के लिखवाते थे, जिससे कि आज जो विद्वान उस अभिलेखों को पढ़े और उन्हीं से मिले स्रोतों से हम किताबें पढ़ते हैं। ठीक है। और यह अभिलेख सबसे पहले बच्चे शुरुआत किसने करवाया लिखवाना? अशोक ने। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे? इसमें अशोक कहाँ तक उत्तरदायी था? ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बच्चे निम्नलिखित थे। कमजोर उत्तराधिकारी, यानी कि अशोक के बाद जो भी राजा आए उस साम्राज्य में, ठीक है, तो बच्चे वो सभी के सभी कमजोर और अयोग्य थे। ठीक है। अशोक के बाद दशरथ आए, संप्रति आए, बृहद्रथ आए, ठीक है, कमजोर शासक हुए जो उस विशाल साम्राज्य को संभालने में अक्षम रहे, मतलब असफल रहे। उत्तराधिकारी का अभाव, मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी तय करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं थी। ठीक है। राजकुमारों के बीच झगड़े और षड्यंत्र राजमहल को कमजोर करते गए। ठीक है। यानी कि बच्चे
अशोक के मरने के बाद जो भी राजा आए वे आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे, ठीक है, और उतना बड़ा साम्राज्य वे संभाल नहीं पाए, ठीक है। आंतरिक विद्रोह, अशोक की मृत्यु के बाद प्रांतों के गवर्नर ने बगावत कर दिया, ठीक है, जैसे कंधार और कश्मीर। अगला है विदेशी आक्रमण। ग्रीक और पार्थियन आक्रमणों ने साम्राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया। धन की कमी, आंतरिक विद्रोह और विदेशी आक्रमण से बचने के लिए अत्यधिक खर्च हुए, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा नहीं पाए। कहने का मतलब ये बच्चे कि अशोक सम्राट के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, ठीक है। कहने का मतलब बच्चे कि अशोक के मरने के बाद, अशोक सम्राट के नहीं रहने के बाद जो भी राजा महाराजा हुए, ठीक है, उत्तराधिकारी हुए, वे बच्चे इतना बड़ा साम्राज्य संभाल नहीं सके, ठीक है। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। सती प्रथा से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियां चली आ रही हैं, जिसका पहला साक्ष्य एरन सागर अभिलेख से मिलता है। उस समय जिन महिलाओं के पति मरते थे बच्चे, उनको सती होना पड़ता था, यानी कि जिंदा जलाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यानी आग में जलना पड़ता था, ठीक है। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास बच्चे अकबर ने किया था। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर के एक कानून बनवाया, और उस कानून में ये कहा गया कि जो लोग सती प्रथा को अंजाम देंगे उन्हें दंडित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के 4 केंद्रों के नाम बताओ और नेताओं के नाम, ठीक है बच्चे। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, बरेली खान बहादुर खान, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। ये सभी के सभी बच्चे 1857 के क्रांति के नेता थे, ठीक है, जो अपने अपने जगह से नेतृत्व कर रहे थे। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर शिव भक्ति, यानी कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की दीवार में नृत्य करने, युद्ध करने, शिकार करने जैसे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। मान्यता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से और क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से। ये बच्चे क्षत्रिय, ठीक है, ये क्षत्रिय है, मिसप्रिंट हो गया। वैश्य का उत्पत्ति जांघों से और शूद्र का ब्रह्मा के पैरों से, ठीक है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था बना था, ठीक है बच्चे। और उस टाइम में बच्चे जो लोग थे वे कर्म के आधार पे जातियों में बटे थे, लेकिन वैदिक काल आते आते ये बच्चे व्यवस्था बदल गया, यानी कि जन्म के आधार पे हो गया। कहने का मतलब ये है कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे का मतलब है, यानी कि प्राचीन समय में बच्चे वैदिक काल से पहले जो लोग थे, ठीक है, यानी कि ऋग वैदिक काल में लोग कर्म के आधार पे उनका जाति निर्धारित था, ठीक है। लेकिन वैदिक काल आते आते वो हो गया जन्म के आधार पे, ठीक है। कहने का मतलब ये बच्चे कि ऋग वैदिक काल में, कहने का मतलब ये है कि ऋग वैदिक काल में लोगों का जाति बच्चे कर्म के आधार पे था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये चीज़ें बदल गई, जन्म के आधार पे हो गया, ठीक है। तो कर्म के आधार पे वो व्यवस्था एक तरह से सही है और जन्म के आधार पे ये व्यवस्था गलत है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ब्राह्मण में जन्म लिए हो, अगर आप पियाक हो तो आप फिर भी ब्राह्मण कहलाओगे, तो ये सही है। अगर कोई व्यक्ति छोटी बिरादरी में जन्म लिया है, ठीक है, यानी छोटी जाति में जन्म लिया है, लेकिन वो अच्छा काम किया है, समाज के लिए काम किया, पढ़ा लिखा है, तो वो उसी जाति का कहलाएगा। तो बच्चों कर्म के आधार पे एक तरह से सही था, जन्म के आधार पे गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, गौतम बुद्ध की जीवनी लिखें, ठीक है। तो बच्चों गौतम बुद्ध की जीवनी आप सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को नेपाल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम
सुधोधन एवं माता का नाम महामाया था। ठीक है, जो इनके जन्म के 7वें दिन देहांत हो गया, यानी कि इनकी माता का इनके जन्म के 7वें दिन ही देहांत हो गया। ठीक है, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किए और ये बच्चे इनकी मौसी भी थी। ठीक है, बचपन में ही गौतम बुद्ध बहुत ही चिंतनशील स्वभाव के थे। ठीक है, चिंतनशील स्वभाव होने के कारण इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में शादी करा दी है। किससे? यशोधरा नामक कन्या से। ठीक है, जिससे कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के पश्चात इन्हें गंडक नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बच्चे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालें। इब्न बतूता की जीवनी पर प्रकाश डालें। इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के स्थान पर हुआ था, मोरक्को नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इब्न बतूता पारिवारिक परंपरा के मुताबिक कम उम्र में शस्त्र रूढ़ और साहित्यिक शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कहा जाता है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देती है, उसी तरह से इब्न बतूता अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो खाना बदोश समाज से था। ठीक है, और खाना बदोश का बच्चे जीवन होता है, मतलब 10 दिन 12 दिन एक जगह पे रहे, 10 दिन 12 दिन एक जगह पे रहे, मतलब उनका निवास स्थान एक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बदलते रहते हैं। ठीक है, उस तरह से वो थे। ठीक है, ये खाना बदोश जाति होने के कारण घुमक्कड़पन उनके खून में था। उन्होंने 73 वर्ष की आयु में 17,640 मील यात्रा की थी। ठीक है, कहा जाता है कि इसने अपने युग में सभी मुस्लिम देशों की यात्रा की थी। इसके अलावा उन्होंने श्रीलंका, चीन इत्यादि देशों की भी यात्रा की थी। ठीक है, इसने रिहला नामक पुस्तक भी लिखा था। ठीक बच्चे, इसने रिहला नामक पुस्तक भी लिखा था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। ठीक है, जिससे हमें भारत के प्राचीन इतिहास का पता चलता है। तुगलक वंश के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। ठीक है, और इसने अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था। अगला क्वेश्चन है 35, वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा बाबू कुंवर सिंह कौन थे, अथवा 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना से कौन किए थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के आरा जिले जगदीशपुर में 1877 में हुआ था। वे राज परिवार से संबंधित थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह शाहजादा सिंह के पुत्र थे। 1826 में पिता की मृत्यु के बाद वे जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य महानायक थे। उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली कर रहे थे। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन है 36, C14 या कार्बन 14 क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36, C14 के बारे में आप क्या जानते हो। विख्यात वैज्ञानिक रसायन शास्त्री P.F. लिम्बी ने C14 पद्धति का आविष्कार या खोज कह सकते हो आप किए थे। इस पद्धति के द्वारा किसी भी जीवित प्राणी में C12 यानी कि C12, C14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में C12 स्थिर अथवा समान रहता है, लेकिन C14 की मात्रा समाप्त होने लगती है और C14 की मात्रा जितना कम होता जाता है उसे उतना ही प्राचीन माना जाता है। ठीक बच्चे, यानी कि कहने का मतलब है कि C14 से जितना भी पुराना से पुराना जीवाश्म है उसका उम्र पता लगता है। ठीक है, कि कितने साल का पुराना है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखे। अगला, चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए। कबीर एवं नानक की तरह इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने भाईचारे को बहुत बढ़ाया। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी लिखी, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इनका मानना था
कि मानव को राधा और कृष्ण की भांति प्रेम करना चाहिए। इनकी मृत्यु 1533 में बंगाल में ही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई? इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। मुस्लिम लोगों का मानना था कि हमारा संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, ठीक है, अलग है और इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें अलग राष्ट्र चाहिए। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। वर्तमान समय में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस पार्टी का समर्थन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस पार्टी का समर्थन किया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत का मुस्लिमों से न्याय मिले। ठीक है। मतलब ये बच्चे कि इस पार्टी का स्थापना इसलिए हुआ कि मुस्लिमों का मानना था कि मुसलमानों के साथ अन्याय होगा देश की आज़ादी के बाद। ठीक है। इसलिए इन लोगों ने मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39, अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना को समझाएं। अहमदाबाद ठेकेदार के द्वारा मजदूरों से काम लेकर के उनको मजदूरी बहुत कम दिया जाता था। ठीक है। जिससे मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। सभी मजदूर यह सारी बात महात्मा गांधी को बताए। महात्मा गांधी ने मजदूरों के साथ मिलकर के भूख हड़ताल किया। यह आंदोलन 1918 को शुरू हुआ और ठेकेदारों को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा और इस तरह से मजदूरों को 35% बोनस देने का प्रावधान बनाया गया। ठीक बच्चे। 40वां क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? इसके विकास का वर्णन करें। तो आंसर है असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी आरंभ में अंग्रेजों के पक्ष में थे, परंतु प्रथम महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले वे अंग्रेजों के कार्यों से असंतुष्ट थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में बच्चे अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया, परंतु इस महायुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बहुत शोषण किया। ठीक है। दूसरा नंबर है, प्रथम महायुद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में प्लेग बीमारी एकदम चरम पे थी। ठीक है। परंतु अंग्रेज सरकार ने इसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तीसरा नंबर है, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया। इस काले कानून के कारण जनता में असंतोष फैल गया। चौथा नंबर है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में विशाल जनसभा हुई और अंग्रेजों ने इन सब पे गोलियां बरसाई। ये सभी कारण थे बच्चे। ठीक है। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के। प्रश्न 41 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, वर्णन करें। पंजाब के दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं को छुड़ाने के लिए अमृतसर के लोगों ने जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया। ठीक है। और यह बात जनरल ओ डायर को पता चल गया और वह अपनी सेना लेकर के जालियांवाला बाग पहुंच गया और सैनिकों को आदेश दिया कि गोलियां चलाओ। ठीक है। हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। ठीक है। वहां से भागने का मात्र एक ही रास्ता था, जहां से जनरल ओ डायर और उसके सैनिक गोलियां चला रहे थे, जिसमें कि बच्चे बहुत से लोग, निहत्थे लोग यानी कि बेगुनाह लोग मारे गए और यह बच्चे नरसंहार था एक तरह का। ठीक है। और यह बच्चे घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में हुआ था, इसलिए इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, हम तो ये पढ़ रहे हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं एहसास हो रहा। ठीक है। लेकिन बच्चे इससे आप इमेजिन करो, अगर समझोगे बच्चे तो कितनी बड़ी घटना थी उस टाइम पे। ठीक है। मतलब निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना, मतलब बच्चे एक जानवर की तरह मारा गया। ठीक है। क्या मतलब उन लोगों का मानसिकता रहा होगा अंग्रेजों का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42, विजयनगर के 4 राजवंश कौन से थे? संगम वंश 1336 से 1485, दूसरा सालुव वंश 1485 से 1505, टुलुव वंश 1505 से 1570 और विदु वंश 1570 से 1650। ये बच्चे याद कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ठीक है। महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के 5 महाव्रत यानी 5 सिद्धांत बताए। ठीक है। जो इस प्रकार है, अस्ते, चोरी नहीं करना, किसी का कुछ सामान खरीद देख कर लालच नहीं करना,
ठीक है, सत्य बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ न बोलना, अहिंसा यानी कि हत्या न करना, किसी जीव को न मारना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, इंद्रियों को वश में रखना, यौन संबंधों से दूर रहना, ठीक है, अपरिग्रह यानी कि बच्चे धन संग्रह न करना। ये 5 प्रकार के सिद्धांत थे जैन धर्म के, ठीक है। तो बच्चों जैन धर्म से क्वेश्चन एक और आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो क्या मारोगे, तो आप टिक लगाओगे ऋषभ देव। अगर पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है बच्चे 44 नंबर, खेड़ा सत्याग्रह क्या है। अहमदाबाद में वर्षा न होने के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन अंग्रेज किसानों से कर जो है पूरा सख्ती से वसूल रहे थे, जिससे कि किसान की स्थिति बहुत खराब हो गया। तो महात्मा गांधी ने सभी किसानों के साथ मिलकर के ये कहा कि इस साल आप सभी किसी भी प्रकार का कर नहीं दोगे, ठीक है। और यह आंदोलन खेड़ा में हुआ था 1918 को, ठीक है, इसलिए इस आंदोलन को खेड़ा का आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे 45 नंबर है, बारदोली आंदोलन क्या था, ठीक है, इसका क्या महत्व था। यह आंदोलन 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 45 है, बारदोली आंदोलन का क्या महत्व था। यह आंदोलन 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, ठीक बच्चे। यह आंदोलन गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था, ठीक है। यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि बच्चे अंग्रेजों द्वारा बढ़ाया गया भू राजस्व किसानों पर, ठीक है। बारदोली में मजदूरों और किसानों के बीच आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा माना गया, ठीक है बच्चे, तथा उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य पर विचार किया गया। अगला क्वेश्चन बच्चे 46 नंबर, 5वीं रिपोर्ट पर निबंध लिखें, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट 18वीं सदी में इसके अंत में जमींदारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। उनकी ज़मीनें मतलब बहुत हद तक बेच दी गई थी और सभी भारतीय गरीबी में जी रहे थे, ठीक है। किसानों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज। इन सारी समस्याओं का जिक्र 5वीं रिपोर्ट में किया गया था। यह रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में बताया गया था, ठीक है। रिपोर्ट में कुल 1002 पन्ने थे और बच्चों 800 पन्नों में मात्र यह रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में बताया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर के 1002 पन्ने थे, जिसमें 800 पन्नों में जमींदारों और किसानों की शिकायतें थी, ठीक है, जिसमें कि जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट भी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें, ठीक है। तो बच्चों आंसर है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना था और यह बहुत सुंदर था। दोनों सिरों से, ठीक है, उतरने के लिए पानी में सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर छोटे कमरे थे, ठीक है। यह स्नानागार शायद धार्मिक स्थान के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, क्योंकि भारत में धार्मिक रस्मों में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी उपलब्ध थे, ठीक बच्चे। पहला नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं, ठीक है। गुप्त काल के प्रसिद्ध 2 मंदिरों के नाम इस प्रकार हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। और भुमरा का शिव मंदिर, यह शैव धर्म से संबंधित है। और बच्चे ये दोनों मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रिहला पर प्रकाश डालें, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है। यह रिहला को अरबी भाषा में लिखा गया था। इस रिहला से 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप सांस्कृतिक सामाजिक जानकारियाँ प्रचुर में हैं, ठीक बच्चे। कहने का मतलब यह है कि रेहला पुस्तक से बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। उस टाइम के भारत कैसा था, ठीक है, हमारा देश कैसा था, हमारे लोग कैसे थे, ये सभी जानकारी इसमें मिलती है रेहला पुस्तक में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं, ठीक है बच्चे। तो ये इस प्रकार है, आगरा का ताजमहल है, चीन का दीवार है, ठीक है, पीसा का मीनार, रोम का कोलोसियम, ठीक है, और मिस्र का पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, ये सभी के सभी बच्चे 7 आश्चर्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की, ठीक है बच्चे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए थे, ठीक बच्चे।
हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इसके अनुसार यदि कोई राजा बिना बेटे के मर जाता है तो उसकी सारी की सारी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में हो जाता था। ठीक बच्चे, और इस नियम के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने बहुत सारे राजाओं का राज्य अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक बच्चे, जिससे कि भारतीय राजा इससे बहुत नाराज हो गए और 1857 की क्रांति के कारण भी बने। ठीक है, कहने का मतलब बच्चे कि इतना ये जुर्म किए कि सभी राजाओं ने इससे नाराजगी कर ली और 1857 की क्रांति का कारण बन गया। 52 रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता पर प्रकाश डालें। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो कैप्टन रीड को माना जाता है। यह व्यवस्था 1820 में मद्रास में लाया गया था तथा 1825 में बम्बई में लाया गया था। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत किसानों और कंपनी के बीच एक संबंध बन गया था। ठीक है, और इस व्यवस्था में किसानों को ही भूस्वामी बनाया गया था। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन 53 नंबर, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन करें। ठीक बच्चे, तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन इस प्रकार है। संघ सूची में 100 विषय हैं। इस सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक बच्चे, इसमें वे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन प्रदेश में एक समान नीति लागू होना जरूरी है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति, डाक और रेल, मुद्रा, बीमा, इन सभी पे बच्चे संघ सूची, ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे 53 नंबर, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो बच्चों संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन इस प्रकार है। संघ सूची में 100 विषय थे। संघ सूची में केवल केंद्र कानून बना सकता है। इसमें वे विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, जिन पर पूरे देश में एक समान नीति लगना जरूरी है। ठीक है, जैसे रक्षा हो गया, विदेश नीति, डाक, रेल, मुद्रा, बीमा, ये सभी बच्चे किसमें आएगा, संघ सूची में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है राज सूची। इसमें पहले 66 विषय थे, अब 51 है। ठीक है, राज सूची में कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, जैसे कृषि, पुलिस, प्रशासन, जेल, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि। ठीक है, समवर्ती सूची में बच्चे पहले 47 विषय था, अब 52 है। इस सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, लेकिन बच्चे वरीयता केंद्र सरकार की दी जाती है। ठीक है, इसमें प्रमुख विषय हैं बिजली, विवाह कानून, ठीक है, शिक्षा, वन, जनसंख्या, निमंत्रण इत्यादि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, समुद्रगुप्त की उत्तर विजय समझाइए। ठीक है, उत्तर विजय का मतलब बच्चे कि भारत के उत्तर में इसका शासन। ठीक है, समुद्रगुप्त की, तो आंसर है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासक को पराजित किया था। ठीक है, उत्तर बचे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने उत्तर भारत के आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया था। ठीक है, आर्यावर्त के क्षेत्र में पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र और हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र आता है। इन शासकों में रुद्रदेव, मतील, ठीक है, नागदत्त, चंद्रवर्धन, गणपति, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा ये सभी शामिल थे। ठीक बच्चे, इन शासकों को परास्त करके समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित किया था। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों महाभारत के अनुसार विवाह के कुल 8 प्रकार है। ब्राह्मण विवाह, जब वर के गुण, विद्या और चरित्र को देख करके पिता अपनी पुत्री को वर को दान करता है तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगला है दैव विवाह, जब कन्या को यज्ञ करने वाले पुरोहित को यज्ञ समाप्ति के दान में दिया जाता है। ठीक है, आर्य विवाह, ये बच्चे आर्य है, जब वर कन्या के पिता को गौ और बैल देकर के विवाह करता है। ठीक है, अगला है बच्चे प्रजापति विवाह, इसमें क्या है, जब पिता कन्या को यह कह दे कि तुम दोनों धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो, इसे क्या कहेंगे बच्चे, प्रजापति विवाह। ठीक है, अगला है गंधर्व विवाह, जब स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम में बिना माता पिता की अनुमति के विवाह करे, इसे क्या कहेंगे बच्चे, गंधर्व विवाह। ठीक है, आगे है इसमें बच्चे शकुंतला और दुष्यंत का विवाह दिया गया है। ठीक है, असुर विवाह, जब कन्या के पिता को धन देकर विवाह कर दिया जाए। ठीक है, उसे कहते बच्चे असुर विवाह। ठीक, अगला है राक्षस विवाह, जब युद्ध का बलपूर्वक कन्या का हरण करके विवाह किया जाए, जैसे रावण द्वारा
सीता का हरण। और बच्चे यहाँ पर लिखा गया कि यह शादी मान्य नहीं था, ठीक है, यह विवाह मान्य नहीं था, यहाँ पर दिया गया, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पैशाच विवाह, जब स्त्री की इच्छा के बिना नशे या नींद की अवस्था में बलपूर्वक संबंध बना करके विवाह किया जाए उसे बच्चे पैशाच विवाह कहते हैं, ठीक है। यह सबसे अधम विवाह माना गया है। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करें और इसे रिवीजन करें एग्जाम के लिए, ठीक बच्चे। तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक बच्चे। जय हिंद, जय भारत।